देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व विजय हासिल की है और जो संभावनाएं और परिस्थितियां बन रही है उसके मुताबिक लगभग ये तय माना जा रहा है कि फिर एक बार राज्य की कमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे बतौर मुख्यमंत्री। तो ये जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पूरा राजनीतिक सफर रहा है, इसको बहुत करीब से कुछ लोग जानते हैं और दोस्तों जो हैं उनसे बेहतर ये कौन बता सकता है कि आखिर किस तरीके से राजनीतिक सफर रहता है किसी राजनेता का। तो राजनीति में तो बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन दोस्त जो होते हैं, करीबी दोस्त, वो बहुत चीज़ों के एक तरीके से ना केवल राजदार होते हैं बल्कि सलाहकार वाली स्थिति में रहते हैं। तो नागपुर में देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचते हैं तो कुछ लोगों से जो वो मिलते हैं, तो उनमें से एक उनके बचपन के मित्र शैलेश जोगलेकर सर हैं और शैलेश जोगलेकर सर जो हैं इस समय देवेंद्र फडणवीस के जो सामाजिक कार्य हैं उसको कहीं न कहीं एक तरीके से नागपुर में संभालते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए जोगलेकर सर खुद हैं। सर, ये बताइए कि आपके मित्र, बचपन के मित्र, आपने उनके मुख्यमंत्री का प्रवास भी देखा, बतौर एमएलए का प्रवास भी देखा। अब फिर एक बार संभावना है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किस तरीके की भावनाएँ हैं आप लोगों की? नहीं, भावना क्या, खुशी की भावना है, क्योंकि अपना मित्र जो 30 वर्षों से इस राजनीतिक गलियारे में जो काम कर रहा है, वो आज दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसी संभावना है, सब महाराष्ट्र की इच्छा है कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। अगर बनता है तो बहुत खुशी की बात है और विशेषकर नागपुर के जितने भी लोग हैं, इनको तो ज़रूर पक्का खुशी महसूस होगी। अब देवेंद्र फडणवीस का जो व्यक्तित्व है लगभग वो बहुत हद तक तो लोगों के सामने है, लेकिन आप लोग जो उनके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत करीब से जानते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की व्याख्या आप किस तरीके से करेंगे? और बीते दौर में जिस तरीके से राजनीतिक हमले देवेंद्र फडणवीस के ऊपर में हो रहे हैं, निगाहों में भी वो हैं सबके और निशाने पर भी वो हैं। तो उस इन परिस्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं? और इन परिस्थितियों को जिस तरीके से टैकल करके देवेंद्र फडणवीस ने आज ये सफलता हासिल की है, उस व्यक्तित्व को आप किस तरीके से समझाएँगे, बताएँगे? आपने ही सवाल किया और आपने ही जवाब दिया। जो निगाहों में रहते हैं, वही निशाने पे रहते हैं। तो निगाहों में लोगों का वो बचपन से है। महाराष्ट्र में अपने नागपुर में नगर सेवक पद से उन्होंने काम चालू किया। बाद में नागपुर के महापौर बने, फर्स्ट मेरिन काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बने। उसके बाद में आज 6वीं बार आमदार बन रहे हैं। तो इतने वर्षों से नागपुर के लोगों ने उसके ऊपर प्रेम ही किया। अब अच्छा काम करते-करते जो दुष्ट शक्तियाँ हैं, उनको तो वो बुरी नज़र से उसकी तरफ देखते हैं और उसको सिंगुलरली उसको टारगेट करना लोगों ने चालू किया था, कुछ लोगों ने। उन्होंने अपने कृति से उसका जवाब दिया है और एक बड़े पैमाने पर भाजपा की और महायुति की बहुत बड़ी विजय आज आप देख रहे हैं। एक सवाल ऐसा है कि उनके व्यक्तित्व की अगर और ज़्यादा व्याख्या की जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत विनम्र होके बातचीत करते हैं, गुस्सा होके बहुत कम बातचीत करते हैं। वो उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो चेहरे के भाव जो है उससे प्रदर्शित नहीं होता है। कोई पब्लिक मीटिंग में वो गुस्सा कर रहे हों या किसी को डाँट रहे हों, इस तरीके की भी दिखाई स्थिति नहीं देती है। तो बचपन से लेके अब तक का उनका ये जो व्यवहार रहा है, क्या ये बचपन से रहा है या उन्होंने ये सारी चीज़ों को एडॉप्ट किया है, और ये अगर सीखा है तो किससे सीखा है? क्योंकि आप लोग जो है, आप तो बहुत करीब से जानते होंगे उनको। ये तो उनका बचपन से स्वभाव है और यही एक बड़ा होने की निशानी है, बड़ा नेता होने की निशानी है। बहुत कंपोज़ रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, सबकी सुनते हैं और सबको जो पसंद है वो ऐसा निर्णय करते हैं। यही एक बड़े नेता की निशानी है और ये बचपन से ही उनका स्वभाव ऐसा है। बहुत शांत है और सबको साथ में लेकर चलने की उनकी जो विशेषता है, पूरे समाज को साथ कर लेके वो साथ में लेकर चलते हैं। अच्छा, दोस्तों की कभी सलाह लेते हैं क्या किसी विषय पर? राजनीति नहीं, राजनीति के व्यतिरिक्त अगर राजनीति के तो खुद ही उनको आधुनिक महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य एक तरीके से अब कहा जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए। पर कभी फडणवीस के पास में भी ऐसा मौका रहता है कि वो दोस्तों से सलाह करें, मशवरा करें? सलाह मसलत तो होते रहती है, डिस्कशंस तो होते रहते हैं, मगर पॉलिटिकल इसमें हम लोग कभी ये नहीं करते, हम लोग डिस्कस नहीं करते। कभी भी हम लोगों ने किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल हमारा डिस्कशन नहीं रहता। हमारी पर्सनल बातें होती रहती है, दोस्ताना भरी, बाकी कुछ नहीं। तो राजनीति में ऐसा
कोई बयान उन पर जो हमला हुआ हो, उससे वो आहत हुए हों, परेशान हुए हों, तो वो जो टीस है वो आप लोगों के साथ में कभी रात को आप लोग बैठे हों, बातचीत कर रहे हों तो कुछ व्यक्त की हो, पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है उसके बारे में कुछ व्यक्त की हो? नहीं, वो तो बहुत व्यक्तिगत विषय ही है, इस पे ना बोलना उचित है। जी। आप लोग जब बैठते होंगे, सब बातचीत करते होंगे, तो किन विषयों पर बातचीत होती है? या आप लोग कुछ सलाह देते हैं कि आप पब्लिक मीटिंग में जाएँ तो इस तरीके से बोलें, इस तरीके से चीज़ें करें? चूँकि आप लोग सामाजिक कार्य करते हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद भी कई लोगों से मिलते हैं, नागपुर में भी आते हैं, तब भी मिलते हैं। हालाँकि ये बात कही गई कि जब वो मुख्यमंत्री हो गए, तो वो थोड़ा-सा अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, उनसे दूर हो गए। तो जब इसी चुनाव प्रचार की जब उन्होंने शुरुआत की, तो दक्षिण-पश्चिम के जो कार्यकर्ता हैं, उनको जब संबोधित किया, तो बड़ा भावनात्मक भाषण दिया उन्होंने। इस तरीके का भाषण देवेंद्र फडणवीस कभी देते हैं, ऐसा दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन पहली बार ये दिखाई दिया। तो ये जो स्थिति है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इसको बताना चाहें? नहीं, जैसा मैंने कहा कि हम लोग पॉलिटिकल्स में मैं कभी रहता नहीं। सामाजिक कार्यों में हम लोग साथ में हैं। यहाँ जो भोसला मिड स्कूल करके है, भोसला मिड स्कूल में भी देवेंद्र फाउंडर मेंबर थे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट भी उस ही इज़ अ चीफ पैट्रन हियर। क्योंकि जब हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद में उनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज भी वो यहाँ के चीफ पैट्रन है। तो सामाजिक कार्य में आज इतना बड़ा कार्य खड़ा किया है कि जिसका सही मात्रा में समाज को उसका उपयोग हो रहा है। केवल नाम मात्र, कहीं उनके नाम के कहीं इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कहीं मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जो है समाज के लिए कार्य हो रहा है। खुद के लिए आज तक उन्होंने कुछ भी खड़ा नहीं किया। ये बात वो कहते भी हैं कि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब और नेताओं के जैसा मैंने कॉलेजेस नहीं बनाए, स्कूलें नहीं बनाए। ऐसे कोई और भी प्रोजेक्ट हैं क्या? अब चूँकि आप लोगों से बातचीत होती होगी, जैसे एनसीआई आ गया। एनसीआई का फ़ायदा किस तरीके से विदर्भ रीजन को या सेंट्रल इंडिया के रीजन को हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से और भी कोई प्रोजेक्ट हैं क्या, जो विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए, नागपुर के डेवलपमेंट के लिए उनके इमेजिनेशन में है, उसको आने वाले समय में इम्प्रूव करना चाहते हैं? हाँ, एक प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने सोचा है और वो उसके ऊपर में काम चालू है। विदर्भ की जनता से जो हम लोग सिविल सर्विसेज बोलते हैं, सिविल सर्विसेज में अपने विदर्भ के बच्चे बहुत कम जाते हैं, बहुत कम चांस मिलता है। जी। तो यहाँ के बच्चों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, चाहे एमपीएससी हो, यूपीएससी हो या तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश अपने संबंधित जिले राज्य है, यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग यहाँ जो हमारा भोसला मिलिट्री स्कूल जो चलती है, उस संस्था के अंतर्गत यहाँ पे एक एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज का बड़ा गठन यहाँ पे हम लोग जल्द ही करने जा रहे हैं। हुँ। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उसके लिए हमको 50 एकड़ की ज़मीन भी आवंटित की है। तो मेरे ख्याल से जल्दी ही उसके ऊपर में काम चालू होगा और आने वाले 2-3 वर्षों में एक बहुत बड़ी अच्छी संस्था जो बहुत उम्दे तरीके से बच्चों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करेंगे। यानी आज जो बच्चों को दिल्ली इधर-उधर सब जगह जाना पड़ता है, वो कहीं न जाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं रहेगी, वो नागपुर में ही उनको पूरा इसका व्यवस्था रहेगी। सर, एक सवाल ऐसा है कि जो राजनीतिक हमलों का ज़िक्र हम पिछले बातचीत में कर रहे थे, तो मौजूदा दौर में जिस तरीके से महाराष्ट्र की हम राजनीति देख रहे हैं, भाषा का स्तर गिर रहा है। देवेंद्र फडणवीस के लिए भी भाषा का स्तर जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया। फडणवीस ने भले ही ना किया हो, लेकिन उनके लिए गिरता हुआ दिखाई दिया हो। तो आप जो उनके दोस्त हैं, जो उनको जानते हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि वो बहुत विनम्र है, वो दिखाई भी देता है कि वो विनम्र है और शालीनता से बोलते हैं। शब्दों का चयन जो है वो बहुत उनका तय रहता है। आजकल तो ख़ैर राजनीतिक हमले करते हुए वो शेरो शायरी भी जो खूब करने लगते हैं। इन दिनों जब वो सत्ता में वापस लौटे हैं, स्थिति लौटे हैं, तो उन्होंने जो विधानसभा में एक शेर कहा था, वो सोशल मीडिया में ख़ासा वायरल हो रहा है। तो आप लोगों को दिक्कतें होती हैं कि कोई एक व्यक्ति है, जिसका व्यक्तित्व इस तरीके से नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमला करना है और राजनीतिक शक्ति जो है उसको परास्त करना है, इसलिए हमला होता है। तो आप लोग दोस्तों को तकलीफ़ें होती हैं, किस तरीके का भाव रहता है? मानसिक तकलीफ़ कभी-कभी होती है, मगर हमने भी शालीनता उसी से सीखी है। तो हम भी इसलिए शालीनता से उसको सुनते हैं और सहन करते हैं। तो शालीनता से आप लोग भी सुनते हैं और सहन करते हैं। एक सवाल ऐसा है कि अब जिस तरीके से स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, क्या इस तरीके का जो विजय है महायुति को या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? आप लोगों ने चुनाव कैंपेन के दौरान तो काफ़ी दिन तक वो रहे भी, राज्य भर में उन्होंने वृहद चुनाव कैंपेन किया, ज़्यादा समय संवाद के लिए नहीं मिला होगा। इस तरीके की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक रूप से मजबूत होके उभरेंगे,
2024 के विधानसभा चुनाव में, ऐसी अपेक्षा क्या उनको भी थी क्या? या आप लोगों को भी थी क्या? आपका संवाद सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से नहीं होता होगा, आपका तो पार्टी के स्तर पर कई लोगों से होता होगा। पार्टी के स्तर पर तो नहीं, मगर उससे जो वैयक्तिक बातचीत जो होती थी, तो ये हम लोगों को उसमें ये कॉन्फिडेंस बहुत दिखता था कि इस वक्त जिस प्रकार से उसने पिछले 6 महीने में मेहनत की थी, लोकसभा का जो रिजल्ट आया था उसके बाद में जो एक मायूसता आई थी, उसके बाद में हमारा एक मित्र है, उसकी दुख भरी उसके डेथ हो गई। वो भी एक बड़ा झटका उसको मिला था। ये दोनों झटके सहन करते हुए उसने जो छलांग लगाई है और जो मेहनत की 5 महीने, वो मेहनत का हम लोग नज़दीक से देख रहे थे, तभी समझ में आ रहा था कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, सफलता तो इसको मिलना ही है। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस कैसे व्यक्ति हैं? वो इमोशनल व्यक्ति हैं, कड़क व्यक्ति हैं, किस तरीके के व्यक्ति हैं? क्योंकि इमोशनल का भाव भी उनका जो है कभी-कभी प्रदर्शित नहीं होता है। कभी-कभी ये होता है कि आप आदमी भाव के बहाव में बह के बहुत सारी चीज़ें जो है वो शरीर से प्रदर्शित हो जाती है। रो देता है, मुस्कुरा देता है, अलग-अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से व्यक्ति हैं? ये अपने भावनाओं को छुपाने वाले व्यक्ति हैं? है तो आदमी, हाँ। इंसान है वो तो, भावना तो उसको भी है, लेकिन भावनाओं का प्रदर्शन कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, ये तो बखूबी जानते हैं। इसलिए मैंने जैसा कहा बहुत संवेदनशील है, लेकिन कहाँ उसका संवेदना कहाँ प्रकट करना, ये उनको मालूम है। आप लोगों को ये कल्पना थी क्या कि इस तरीके की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जाएगी या जा सकती है? और अब जिस तरीके से इतनी बड़ी विजय होने के बाद में भी एक तो चेहरा ये है कि देवेंद्र फडणवीस ही हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, लेकिन अब भी जो है वो स्थितियाँ साफ नहीं हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप लोग तो उनके दोस्त हैं या नागपुर वासी जो हैं, विदर्भ वासी जो, अब ये नारे भी लगना शुरू हो गए, ये भावना भी निकल कर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री विदर्भ से ही होना चाहिए। तो जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? या आप लोग जो हैं, आप तो ख़ैर देवेंद्र फडणवीस के साथ में खड़े ही रहेंगे, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसको आप किस तरीके से? नहीं भी ऐसा है कि यह तो उनके भारतीय जनता पक्ष का अपना विषय है और उनके जो वरिष्ठ नेता है, वो योग्य निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए योग्य निर्णय लेंगे और वो जो भी निर्णय लेंगे, उसके साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी और बाकी हम लोग सब जो है, वो खड़े रहेंगे। निर्णय तो ऊपर से आना है, वरिष्ठों से आना है, तो वरिष्ठ निर्णय लेंगे। वो निर्णय तो कोई देवेंद्र ने नहीं करना है, देवेंद्र जी का निर्णय तो ऊपर के वरिष्ठ लोग ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है, वो सर्वसम्मति से जो भी निर्णय करेंगे, वो सबको मान्य रहेगा। कोई एक ख़ास गुण जो आपके मित्र का हो, देवेंद्र फडणवीस का, जिसको आपने अडॉप्ट किया हो और आप ये कहना चाहें कि अगर कोई एक गुण देवेंद्र फडणवीस का जो है, जिसको सबने अपनाना चाहिए, वो गुण कौन-सा है जो आप बताना चाहेंगे? उसको उसको अडॉप्ट करना इतना ईज़ी नहीं है। ऐसा कौन-सा गुण है जिसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते? नहीं, नहीं मैंने जैसा बताया कि शालीनता यही हम लोगों ने सीखी है उससे कि समाज में सबको साथ में लेके चलना और सबके साथ शालीनता से रहना। बस यही हम लोगों ने उससे यह सीखा है और यही सब लोगों ने सीखने को ना, मैच्योरिटी के साथ में सबके साथ में पेश आने को ना। अच्छा, आप लोग जब मुलाकात करते होंगे तो बहुत कैजुअल मुलाकात करते हैं या दोस्ती यारी वाले, जो नागपुर का जो एक तरीके से कल्चर है दोस्ती का, वो जो है उसी तरीके का माहौल और सारी चीज़ें, वैसा समय तो कहाँ मिला। या उम्र के मान के हिसाब से वो सारी चीज़ें बदल गई? अभी वो सब बदल गया है और अभी इतना समय भी कहाँ है उसको। हम लोग तो मिलते हैं तो रात को ही मिलते हैं। दिन के समय में तो बहुत कम मिलना होता है। एक कोई ऐसी कहानी जो बड़ी यादगार किस्म की हो, जो आप दर्शकों के साथ में शेयर करें और जो अभी पब्लिक के बीच में भी ना हो, कि इस तरीके की स्थिति, चाहे वो बदमाशी से जुड़ी हुई हो, चाहे और किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। एक किस्सा तो उनका वो एम्बेसडर कार वाला बड़ा चल रहा है, उनकी माताजी ने सुनाया है कि किस तरीके से उनके हाथ में एम्बेसडर कार हुआ करती थी और वो चुनाव प्रचार के लिए निकल जाया करते थे। घर भी नहीं आते थे, घर वालों को भी नहीं पता रहता था। तो इस तरीके से दोस्तों से जुड़ी हुई कोई जो है बहुत एकदम शानदार याद कोई हो जो आप जनता को बताना चाहें? नहीं ऐसा ये नहीं वो कुछ चीज़ें जो है वो वैयक्तिक है, वो वैयक्तिक ही रखना चाहिए। जी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शैलेश जोगलेकर सर, जो देवेंद्र फडणवीस के जो नागपुर शहर में करीबी दोस्त हैं, उनमें से एक हैं। और ख़ास ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो जिन सामाजिक कार्यों की शुरुआत नागपुर में की है, नागपुर के आस-पास में की है, उनमें से एक एनसीआई का जो इंस्टीट्यूट है, वो भी है।
और आने वाले समय में सिविल सर्विसेज के लिए भी जो एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाने वाली है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो शैलेश जोगलेकर सर सँभालते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातचीत की और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में भी हमें जानकारी दी और सबकी भावना यही है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से विजय हासिल की है, महायुति ने जिस तरीके से विजय हासिल की है, विदर्भ के लिहाज से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये नागपुर के लिहाज से और विदर्भ के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन बात होगी। कैमरामैन विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।